जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का प्रीवियस पेपर बताने जा रहे हैं। ये 31 अगस्त 2024 का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र में दिखाए गए बेल्टेड बेल्टेड यूजी केबल के चिन्ह यक्ष भाग क्या है। तो देखिए हमारा यहाँ पे केबल का फिगर दिखाया गया है, ये केबल का फिगर है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, जो अंडरग्राउंड केबल है, ये केबल का फिगर है, इसमें यही हमारा यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो यक्ष के बारे में ये पूछ रहा है, तो ये कह रहा है ये कौन सा यक्ष जो ये है हमारा, ये कौन सा भाग है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है पटिशन फाइलिंग, ऑप्शन नंबर बी आर्मरिंग, ऑप्शन नंबर बी पेपर इंसुलेशन, ऑप्शन नंबर डी लेड शीट। जैसा कि हम बताए हैं, इसका ट्रिक होता है, केबल अंडरग्राउंड जो केबल होता है इसका एक ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होता है सीन बस, ठीक। सी फॉर कंडक्टर, आई फॉर इंसुलेटर, एम फॉर जो होता है मटेरियल, बी फॉर बेडिंग, यू फॉर सर्विंग, यू फॉर यूनिवर्सल, और यू यस फॉर सर्विंग, ठीक। तो यहाँ पे यक्स का जो पूछ रहा है, तो यक्स हमारा जो है पूछ रहा है ये क्या है। तो हमारा यक्स जो है लेड शीट होता है, लेड जिसको हम लेड शीट, जिसको अभी हम यम जो होता है सिम्बास लिखाए थे ना, सिम बस, ये हमारा यही पूछ रहा है तीसरा, तो ये लेड शीट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर का व्यास दुगना होने पर उसके प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी 4 गुना तक घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी आधा तक कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी 2 गुना तक बढ़ जाता है। तो देखिए पूछ रहा है कि कंडक्टर का व्यास दुगना होने पर इस प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा। अगर हम कंडक्टर का व्यास जो हमारा आर इज इक्वल टू होता है यल बाई ए, रो यल बाई ए, ठीक है। अगर इसका हम व्यास दुगना कर देंगे, जैसे कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बराबर त्रिज्या बराबर होता है 2r, ठीक। ये हमारी व्यास होगी, तो तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा, व्यास बराबर होता है 2r, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारा, त्रिज्या हो जाएगी r/2, और इसको 4 गुना बोला है, ठीक। तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना तक घट जाता है। अगर हम व्यास को 4 गुना बढ़ा देंगे, प्रतिरोध 4 गुना बढ़ा देंगे, तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना तक घट जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। देखिए ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के जो इसके फ्लोट होते हैं, ट्रांसफार्मर में 2 फ्लोट होते हैं ग्लूकोज रिले में, एक होता है ए और एक होता है बी। और जो हमारा ए होता है, ए फ्लोट तो हमारा नॉर्मल के लिए कार्य करता है, फॉल्ट के लिए, और दूसरा फ्लोट जो होता है अधिक, जब ज्यादा फॉल्ट होता है तब ये कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें, ऑप्शन नंबर बी अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, कम तापमान की स्थिति में सक्रिय करें, ऑप्शन नंबर डी नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें। देखिए जैसा कि हम आप सबको बताए भी हैं कि अभी फ्लोट के बारे में बताए थे, जब यहाँ पे नॉर्मल फॉल्ट होता है तो हमारा फ्लोट ए कार्य करता है, और अधिक फॉल्ट होता है, ओवरलोड अगर अधिक होगा तो हमारा फ्लोट 2 कार्य करता है। तो यही फ्लोट के बारे में, रिले के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ओवरलोड की स्थिति में जो हमारी है एक्टिव एट द ओवरलोडिंग कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए आरेख का प्रकार। देखिए हमारा फिगर दिखाया गया है, ये पूछ रहा है कौन सी कौन सी वायरिंग है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिगर दिखाया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए स्थापना योजना, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आरेख, ऑप्शन नंबर डी वायरिंग आरेख, ऑप्शन नंबर डी लेआउट आरेख। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिगर जो दिखाया गया था, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, वायरिंग आरेख का ये डायग्राम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए धारा की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी कॉइल की लंबाई, ऑप्शन नंबर सी धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। देखिए जैसा कि हम सबको बताए हुए हैं, तो विद्युत चुंबक की जो पोलैरिटी होती है ये किससे प्रभावित होती है। तो यहाँ हमारी जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा को मैग्नेटिक फील्ड की जो ये दर्शाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई विद्युत ऊर्जा की इकाइयों में गणना करें। विद्युत ऊर्जा की खपत में गणना करने के लिए बोल रहा है, इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। तो किलोवाट घंटा होता है, तो यही हमारा सूत्र है। तो यहाँ वाट पूछा है, 5 घंटे दिया है, और विद्युत ऊर्जा की यूनिट पूछ रहा है, तो वाट घंटा बराबर 1000 भी हम कर सकते हैं अगर हमारा यूनिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसी सूत्र पे हम रखेंगे 500 वाट गुणे 5 घंटा, ठीक। इसी पे सॉल्व करेंगे 1000, तो ये 50-25 हो जाएगा, 1000 में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 यूनिट, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी 2.5 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राउंड नोच प्लायर, ऑप्शन नंबर बी फ्लैट नोच प्लायर, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग नोच प्लायर, ऑप्शन नंबर डी डायगोनल कटिंग प्लायर। देखिए हमारा जो प्लायर में पूछ रहा है कि जो हुक और लूप बनाने के लिए यूज किया जाता है, हमारा ये क्या होता है? राउंड नोच प्लायर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज सिस्टम में किन्हीं दो फेजों के बीच फेज एंगल का अंतर क्या होता है? देखिए हम आप सबको क्लास में भी बताए हैं, जो थ्री फेज सिस्टम होता है इसमें फेज एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। ये थ्री फेज के लिए है, और वन सिंगल फेज के लिए जो होता है हमारा वो 90 डिग्री का होता है, ठीक। तो यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम के लिए दो फेजों के बीच के एंगल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकाश की व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष प्रकाश। देखिए कह रहा है कि जो हमारी फ्लड औद्योगिक प्रकाश की व्यवस्था के लिए प्रकाश का व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल लाइटिंग में, तो ये हमारा डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। जहां पे प्रकाश डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में हमें प्रकाश 90% मिलता है, ठीक है। प्रकाश हमें 90% मिलता है डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में, और सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में हमें प्रकाश 10% मिलता है, सॉरी 60% के लगभग, और इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में हमें 10% प्रकाश मिलता है। तो हमारी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? देखिए हीटर दिखाया गया है, ये पूछ रहा है कि कौन सा स्थान है। यहाँ पे फ्लो ये 1 2 3 4 दिया गया है, तो ये पूछ रहा है कि जो हमारी हीटर के निर्गत जो हमारी इनपुट है ये कौन सी फ्लोर पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारी इनपुट पोजीशन 2 है ये हमारा हीटर का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेडियो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नियत हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी विद्युत हस्तक्षेप को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी रिसीवर की दक्षता को कम करने के लिए। देखिए रेडियो रिसीवर में जो फेराइट कोर होते हैं वो क्या करने के लिए उपयोग किया जाता है? जैसा कि हम आप सबको क्लास में बताए हैं, ये क्या करता है, जो रेडियो रिसीवर होता है नियत हानि को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का क्या प्रकार है? देखिए हमारे डायग्राम दिखाया गया है और पूछ रहा है ये क्या इसका कौन सी प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब संकेतक उपकरण, ऑप्शन नंबर बी एकीकृत उपकरण, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट उपकरण, ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्डिंग उपकरण। तो हमारा जो फिगर दिखाया गया है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की लाइट फिटिंग में ग्लेयर इफेक्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है डायरेक्ट लाइटिंग टाइप, ऑप्शन नंबर बी सेमी इनडायरेक्ट टाइप, ऑप्शन नंबर सी सेमी डायरेक्ट टाइप, ऑप्शन नंबर डी इनडायरेक्ट लाइटिंग टाइप। तो हमारा पूछ रहा है किस प्रकार की लाइटिंग में जो फिटिंग ग्लेयर इफेक्ट होता है वो हमारा हम आप सबको क्लास में बताए हैं, ये हमारा डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में होता है, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए जोड़ का क्या नाम है? देखिए हमारा ये जोड़ है, तो ये पूछ रहा है जो फिगर में दिखाया गया है ये क्या कौन सी जोड़ का ये क्या नाम है, यही नाम पूछ रहा है। तो ये हमारा हम आप सबको बताया भी है, ये जो हमारा फिगर है डायग्राम है इसका मैरिड ज्वाइन नाम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत आवेश Q तथा वोल्टेज V है तो धारिता C
की सही अभिव्यक्ति क्या होगी। देखिए धारिता के बारे में पूछ रहा है, हम जानते हो Q इक्वल टू होता है CV, ठीक। तो C इक्वल टू हो जाएगा हमारा V अपान Q, ठीक। तो धारिता के बारे में पूछ रहा है, तो धारिता के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, C इक्वल टू V बाई Q, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी, C इक्वल टू होता है, C इक्वल टू V बाई Q होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में दिखाए गए अनुसरण खुले R2 प्रतिरोध से जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक क्या है। देखिए हमारा डायग्राम दिखाया गया है, जो इसमें R2 पूछ रहा है, R2 हमारा डायग्राम है, ठीक है। तो यही डायग्राम में R2 पूछ रहा है, ये क्या करता है, ओपन रेगुलेटर की तरह ये है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये क्या करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये है, केवल R1 और R2 के प्रतिरोध के मान में अंतर। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा अनंत प्रतिरोध दर्शाएं। ऑप्शन नंबर सी है केवल R1 और R3 के प्रतिरोध का योग। ऑप्शन नंबर डी शून्य रीडिंग दर्शाएं। तो यहाँ पे जो हमारा R2, ये फिगर के माध्यम से हमारा R2 है, तो ये ओपन जो रेगुलेटर है, जो ये कार क्या करता है, ये करता है अनंत प्रतिरोध को दर्शाता है, ठीक है। तो ये अनंत प्रतिरोध होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील कुंडलन उपकरण में अवमंदन बल की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए हम आप सबको पिछले क्लास में पढ़ाए भी हैं कि जो हमारी अवमंदन बल की आवश्यकता होती है, जो गतिशील वाइंडिंग होती है, डायनेमिक वाइंडिंग होती है, इसमें सुई को अंतिम मान पर स्थिर करे। ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। वोल्ट मीटर में हमारी संवेदनशील की इकाई पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वोल्ट प्रति ओम, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी ओम प्रति वोल्ट होता है। तो हमारी जो वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता की इकाई होती है, वो हमारी वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता की इकाई जो हो जाएगी हमारी ओम प्रति वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओम प्रति वोल्ट होता है, ठीक। संवेदनशीलता की जो यूनिट होती है वो ओम प्रति वोल्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र के में दिखाए गए सर्किट का नाम पूछा है। देखिए हमारा जो डायग्राम दिखाया गया है, ये पूछ रहा है कि कौन सी ये हमारी फिगर जो दिखाया गया है, पूछ रहा है कि कौन सी डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन नंबर बी या CR का इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर सर्किट, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज गुणक, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। देखिए हम बताएं, जो हम आप सबको फिगर भी दिखाए थे कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक पंखा का रेगुलेटर होता है, यही है। ये जो हमारी फिगर में दिखाया गया है, डायग्राम में सर्किट जो दिखाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और द्वितीय वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर में हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर ये डायग्राम हमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर में हम आप सबको बताए हुए हैं E1 इक्वल टू V1, E2 इक्वल टू V2 होता है। तो ये हमारी देखिए सप्लाई वोल्टेज है, ये हमारा लोड वोल्टेज है। तो ये E1 और E2 ये EMF है, E1 हमारा EMF है, E हमारा EMF है और V हमारा वोल्टेज है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारा हो जाएगा, देखिए E बराबर होता है E1 बराबर V1, E2 इक्वल टू होता है V2। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, E1 इक्वल टू V1, E2 इक्वल टू V2, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर में होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है वो 98% होता है, इसकी दक्षता जो होती है आइडियल ट्रांसफार्मर का 98% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैंडेड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है। देखिए स्ट्रैंडेड जो कंडक्टर की तुलना होती है, ठोस कंडक्टर से पूछ रहा है। तो हमारी जो होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कम लचीलापन होती है, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में, मतलब जो ठोस कंडक्टर होता है इसमें लचीलापन कम होता है। तो ठीक है, तो यही इसकी नुकसान के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे कम लचीलापन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कम लचीलापन होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में जो हमारी ठोस है वो कम लचीलापन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रतिरोध परीक्षण का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेल्फ प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर सी अन्योन प्रेरण, ऑप्शन नंबर डी विभवपात विधि। तो इसमें अर्थ अर्थ रजिस्टर टेस्टर के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? विभवपात विधि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के लिए वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू होता है आई अपान आर वोल्ट। फिर ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर सी होता है वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर बटे 2। ऑप्शन नंबर डी है वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूछ रहा है वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र पूछ रहा है। ये हमारी एसी सिंगल फेज वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप जो होती है वो क्या होती है? वोल्टेज ड्रॉप हमारा हो जाएगा वीडी बराबर हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, वीडी मतलब वोल्टेज और डी मतलब ड्रॉप, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के आवेश